अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के लिए दो अहम खबरें हैं। पहली अहम खबर जो है वो लाहौर की एक फैमिली कोर्ट के हवाले से है और दूसरी जो ये सेनेट के इंतखाबात होने वाले हैं 2 अप्रैल को उसके हवाले से है। तो फैमिली कोर्ट की जो खबर है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ख़बर ये है कि एक शख्स है मोहम्मद औरंगज़ेब नामी, उनको अदालत जो है वो पहली बीवी की इजाज़त के बग़ैर दूसरी शादी करने पर 7 महीने की कैद और 5 लाख रुपया जुर्माने की सज़ा सुनाती है। अच्छा, अब ये केस क्या है? केस ये है कि ये जो शख्स है मोहम्मद औरंगज़ेब, इनकी बीवी जो है ज़ुबा नासिर, उन्होंने अदालत से रुजू किया कि जी ये मेरा शौहर है और इसने मेरी इजाज़त के बग़ैर दूसरी शादी की है। तो अदालत इस शौहर को बुलाती है और पूछती है कि जी आपने ऐसा क्यों किया है? तो ये कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने इससे इजाज़त ली है, इससे मैंने औरल परमिशन ली है, यानी कि ज़बानी परमिशन ली है, उसके बाद मैंने दूसरी शादी की है। और वो कहता है कि मैंने इसका जो वालिद है और इसका जो भाई है उसकी मौजूदगी में से परमिशन ली है। और साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि रीज़न ये है कि ये ख़तून चूँकि माँ नहीं बन सकती तो इसलिए मैंने दूसरी शादी की कोशिश की और मैंने दूसरी शादी की इस मेडिकल रीज़न की वजह से। तो अदालत इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेती है और उसके बाद ये कहती है कि आपने जो है ये गैर कानूनी काम किया है और जो फैमिली लॉ है, फैमिली ऑर्डिनेंस है 1961 का, उसके सेक्शन 6 की क्लॉज 5 के तहत आपने ये गैर कानूनी काम किया। और अदालत ये कहती है कि जो लॉ ऑफ द लैंड है उसके मुताबिक आपने अगर दूसरी शादी करनी है तो आप जो यूनियन काउंसिल है उसके पास जाएंगे और वहाँ से इजाज़त लेंगे। और यूनियन काउंसिल के अंदर ना एक मसालियाती काउंसिल बना दी जाती है, यानी कि किसी भी शख्स ने लॉ के मुताबिक अगर दूसरी शादी करनी है तो वो यूनियन काउंसिल के पास जाएगा और उसको ये कहेगा कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। तो यूनियन काउंसिल के अंदर जो मसालियाती काउंसिल बन जाएगी, जो आपस में पैचअप करवाने की, जो मसालियत करवाने की काउंसिल होगी, वो बीवी को बुलाएगी और उससे बातचीत करेगी कि जी आप इसको इजाज़त देती हैं दूसरी शादी करने की या नहीं। और इस तरह से बातचीत होगी। उसके बाद जो चेयरमैन यूनियन काउंसिल होगा वो इसकी इजाज़त देगा, तब जाके दूसरी शादी होगी। जबकि इसमें जो है वो इस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया। अब जो शौहर है वो बार बार इस बात पर मुसर रहा कि जी मैंने तो इसकी इजाज़त के साथ शादी की है, मैंने इससे औरल इजाज़त ली है। तो अदालत ये कहती है कि थोड़ी देर की अगर इस बात को तस्लीम भी कर लिया जाए कि आपने इससे इजाज़त ली है, तब भी आप चूँकि यूनियन काउंसिल के पास नहीं गए, लिहाजा आपकी इस बात को नहीं माना जा सकता, आपने गैर कानूनी काम किया है और आप इसके नदाइज भुगतें। और दूसरा, अदालत ये कहती है कि ये जो आपकी बात है कि आपने अपनी बीवी से इजाज़त ली है, इस बात को इसलिए भी तस्लीम नहीं किया जा सकता क्योंकि आपकी बीवी खुद ही अदालत में आई है, यानी कि वो खुद ही आपकी उस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि आपने इससे इजाज़त ली थी, लिहाजा हम इस बात को तस्लीम नहीं कर सकते। और इस बिना पर आपको 7 महीने की कैद और 5 लाख रुपया जुर्माना जो है वो उसकी सज़ा सुनाई जाती है। और अदालत ये भी कहती है कि कानून के मुताबिक आपके पास ये इख्तियार है कि अगर आप 1 लाख रुपए के मचलके जमा करवा देते हैं अदालत में तो आप 1 हफ्ते तक जो है वो इस सज़ा में मतलब एक्सटेंड करवा सकते हैं, इसको मुलतवी करवा सकते हैं, यानी कि 1 हफ्ते तक आपको जेल में नहीं डाला जाएगा, आपसे पैसे वगैरह नहीं लिए जाएंगे। और आपके ऊपर फिर ये लाजिम है कि आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस सज़ा के ख़िलाफ़, यानी कि ये जो फैमिली कोर्ट ने आपके ख़िलाफ़ सज़ा सुनाई है, इसके ख़िलाफ़ आप एपेलेट कोर्ट यानी हाई कोर्ट या कोई भी और कोर्ट वहाँ से रुजू करें और इस सज़ा को जो है वो सस्पेंड कराएं, वरना ये सज़ा जो है आपके ऊपर आएगी और आपको जेल भी जाना पड़ेगा और ये पैसे भी देने पड़ेंगे। तो ये जी कहानी है ये बेचारे मोहम्मद औरंगज़ेब की। और दूसरी आज जो बड़ी अहम खबर है वो सेनेट इंतखाबात के हवाले से है। आपको मालूम है कि सेनेट के जो हैं वो इंतखाबात हो रहे हैं, हर 3 साल बाद ये इंतखाबात होते हैं और आधे सेनेट के इंतखाबात होते हैं, यानी कि इस दफ़ा जो है वो 48 सीटों पर ये इलेक्शंस हो रहे हैं। क्योंकि सेनेट जो है वो कभी भी कौमी असम्बली की तरह या दीगर जो असम्बलियाँ हैं सूबाई उसकी तरह कभी भी खाली नहीं होता, यहाँ पर आधे आधे इलेक्शंस होते हैं। और अगर सेनेट की आपने पूरी गेम समझनी है कि सेनेटर कैसे मुंतखब होता है वगैरह वगैरह, तो फैसल वड़ाइट साहब की एक वीडियो है जिसका मैं लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो आज जो सेनेट के इंतखाबात होने वाले हैं उसके कागजाती नामजदगी जमा करवाने का आज आखिरी रोज़ था और जो पंजाब की 12 नशिस्तें हैं उस पर कुल 28 लोगों ने अपने कागजात नामजदगी जो हैं वो जमा करवाए हैं। इसकी डिटेल्स ये हैं कि जो जनरल नशिस्तें हैं पंजाब की उसमें 7, ख़वातीन की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो 2 हैं, टेक्नोक्रेट यानी कि जो टेक्निकल लोग होते हैं और जो उलमा हैं उसकी 2 नशिस्तें हैं और गैर मुस्लिम की 1 नशिस्त है। और आज यानी 16 मार्च तक लोग जो हैं वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवा सकते थे और उसके बाद जो 19 मार्च तक जो है ये जो कागजात जमा करवाए गए हैं
इसकी स्क्रूटनी का अमल जो है वो जारी रहेगा, यानी कि इन कागजात का जायज़ा लेगी इलेक्शन कमीशन और देखेगी जी कागजात ठीक जमा करवाए गए हैं या नहीं, यानी कि इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं की गई, कहीं अपने असासे वगैरह तो नहीं छुपाए गए, जो भी इलेक्शन रूल्स हैं उसके मुताबिक कागजात जमा करवाए गए हैं। उसके बाद 19 मार्च तक जो है ये जो स्क्रूटनी का अमल है ये जारी रहेगा, और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन है वो या तो इन कागजात को एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट कर देगा कि जी हम इनको मंजूर नहीं करते। तो इलेक्शन कमीशन के इन फैसलों के खिलाफ, एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन के खिलाफ जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसमें ये लोग जो हैं वो 21 मार्च तक जो है वो जा सकते हैं। 21 मार्च तक अपनी दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल में कि जी इलेक्शन कमीशन ने हमारे कागजात जो हैं वो गलत तौर पर रिजेक्ट किए हैं, हमारी रिजेक्शन नहीं बनती थी। अब मैं ये बता दूं कि अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या होता है। अपीलेट ट्रिब्यूनल बेसिकली हाई कोर्ट ही होती है। हाई कोर्ट के एक जज को या एक अदालत को अपीलेट ट्रिब्यूनल का दर्जा दे देता है इलेक्शन कमीशन, और वो जो जज होता है वो इन तमाम ये जो इलेक्शन के केसेस होते हैं, उन उम्मीदवारों के केसेस होते हैं, वो उनको सुनता है। और उसके बाद ये इख्तियार है इन उम्मीदवारों का, अगर इनको अपीलेट ट्रिब्यूनल से रिलीफ नहीं मिलता तो ये हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे, और अगर वहाँ से भी रिलीफ नहीं मिलता तो ये सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और उसके बाद ये प्रोसेस जो है वो जारी रहेगा, और 25 मार्च तक जो है ये ट्रिब्यूनल जो है ये फैसले सुनाएगा। और उसके बाद बाल आखिर जो 2 अप्रैल जो है उसको ये इंतखाबात होंगे सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक, और सेनेटर्स जो हैं वो मुंतखब होंगे। आज जो सेनेटर्स थे उनमें हुआ ये कि जितने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए गए उनमें 16 लोगों ने जनरल नशिस्तों पर कागजात जमा करवाए हैं, यानी कि 7 जनरल नशिस्तें उस पर 16 लोगों ने कागजात जमा करवाए हैं। इसके साथ साथ 5 खवातीन ने अपने कागजात जमा करवाए हैं, 4 टेक्नोक्रेट्स ने कागजात जमा करवाए हैं, और 3 माइनॉरिटी की नशिस्तों पर लोगों ने अपने कागजात जो हैं वो जमा करवाए हैं। मशहूर लोगों की अगर मैं बात करूँ तो डॉक्टर यास्मीन राशिद ने, मोहसिन नकवी साहब ने, मोहम्मद औरंगज़ेब जो वफाकी वज़ीर ख़ारजा हैं, वफाकी वज़ीर ख़जाना हैं, उन्होंने, मुसद्दिक मलिक ने, आहद चीमा ने, इन सब लोगों ने जो अपने कागजात जमा करवाए हैं। अच्छा, जनरल नशिस्तों पर करवाए हैं परवेज़ रशीद साहब ने, मोहसिन नकवी साहब ने, आहद चीमा साहब ने, तलाल चौधरी ने, नासिर भट्ट ने, और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के जो है अल्लामा नासिर अब्बास, उन्होंने अपने कागजात जमा करवाए हैं। और जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं उस पर सनम जावेद जो PTI के कारकुन हैं, इन्होंने अपने कागजात जमा करवाए हैं। अनुशे रहमान जो हैं मुस्लिम लीग नून की, इन्होंने अपने कागजात जमा करवाए हैं। और जो टेक्नोक्रेट्स की सीट हैं उस पर जो वफाकी वज़ीर ख़जाना है मोहम्मद औरंगज़ेब, जो अभी बाहर से आए हैं या इंपोर्ट किए गए हैं, उन्होंने अपने कागजात जो हैं वो जमा करवाए हैं। और डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी जो टेक्नोक्रेट्स की सीट हैं इन पर अपने कागजात जो हैं वो जमा करवाए हैं, इनके शोहर जमा करवाने के लिए आए थे। इसके साथ साथ जो अक़लियतों की नशिस्तें हैं उस पर ताहिर जावेद साहब हैं, एक आसिफ आशिक साहब हैं, और इन तमाम लोगों ने मिलकर जो है कागजात जमा करवाए हैं, 3 लोगों ने। अच्छा, होता ये है कि आज सनम जावेद के जो वालिदैन हैं बहुत मुश्किल का उनको सामना करना पड़ा कागजात जमा करवाने में, क्योंकि आज सुबह जब वो आए इलेक्शन कमीशन में अपने कागजात जमा करवाने के लिए, तो इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि हम आपके कागजात नामजदगी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि इस पर सनम जावेद की सिग्नेचर नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि आप हमें फिर परमिशन दे दें, आप किसी को डायरेक्शन दें कि सनम जावेद को जेल में कागजात नामजदगी जमा करवाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि वो तो जेल में है, 9 मई के केसेस भुगत रही है। तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी हमारे पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि हम आपको कोई परमिशन दें या किसी भी शख्स को कोई परमिशन दें। तो फिर इनके जो वालिद हैं ये बेचारे बड़ी जल्दी में ये फिर ATC से रुजू करते हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में, क्योंकि सनम जावेद पर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। तो ये वहाँ पर जाते हैं और ये कहते हैं कि जी मेरी बेटी चूँकि जेल में है तो लिहाजा आप इजाज़त दें मैं अपनी बेटी से अब उसके जो कागजात नामजदगी हैं उस पर दस्तखत करवा सकूँ। तो इसका जो जज हैं अरशद जावेद साहब, उन्होंने इसकी इजाज़त दे दी, और फिर जाके ये कोट लखपत जेल जाते हैं। वहाँ पर जो जावेद साहब हैं सनम जावेद के वालिद, उन्होंने जो मुझे बताया, उन्होंने कहा कि जी 2 घंटे तक मैं जलील होता रहा, मैं कहता रहा बार बार जो जेल की इंतज़ामिया उनको जी कागजात जमा करवाने हैं, दस्तखत चाहिए, तो वो हीले बहानों से टाल मटोल से काम लेते रहे और तरह तरह के ड्रामेबाजियाँ करते रहे। और उसके बाद कहते हैं कि जब मैंने उनको कहा कि जी अगर आप ना बाज है तो फिर हम आपके ऊपर कंटेम्प्ट फाइल करेंगे, हम आपके ऊपर तौहीन अदालत का मुकदमा जो है वो कायम करवाएंगे, उसका केस करेंगे। तो कहते हैं फिर उन्होंने जाके हमें परमिशन दी, और फिर बाल आखिर एंड पर सनम जावेद जो है उसके वालिद आए, उसकी वालदा भी साथ आई, और उन्होंने अपने कागजात जो है जमा करवाए। और यही तकरीबन यही सूरत हाल जो उमर सरफराज चीमा है PTI के, उनके साथ भी यही हुई कि
उनके जो वकील हैं मियां अली इशफाक, वो जब अदालत में गए, जेल में गए, तो उनको भी इसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा कि बहुत देर बाद परमिशन मिली और बिल्कुल एंड टाइम पर ये आए। 6 बजने में थोड़ा सा वक्त रह गया था, तब ये इलेक्शन कमीशन के दफ्तर आए और उन्होंने अपने कागजात जो हैं वो जमा करवाए, वरना इनके साथ भी वही होता जो अभी ये फॉर्म 47 और फॉर्म 45 में PTI वगैरह के साथ हो रहा है। तो आज के लिए 2 अहम खबरें यही थी। बाकी इंशाल्लाह जो भी अहम खबरें होंगी हम इन आइंदा आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।